बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो के साथ हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली अपने काइनेमेटिक्स के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो मैकेनिक्स पार्ट है फिजिक्स का, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। और काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली ये सीखते हैं कि जो भी मोशन हो रहा है वो मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, जैसे वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन। तो वो सारे पैरामीटर्स थे मोशन के, तो उसको हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा। वेयर एज मैंने आपको उस टाइम भी जो अपना फर्स्ट वीडियो था काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें ये बताया था मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है मेनली जो हम पढ़ेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स एज वेल एज डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स पूरा अपन खत्म कर चुके हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार काइनेमेटिक्स जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको ध्यान से एक बार सारे वीडियो सीक्वेंस में देखो, तो आपको बहुत बढ़िया से मैकेनिक्स का जो काइनेमेटिक्स पार्ट है ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और काइनेमेटिक्स के बाद हमने प्रोजेक्टाइल भी देखा, और उसकी पूरी प्लेलिस्ट को आप एक बार ध्यान से सारे वीडियो सीक्वेंस में देखो तो आपके प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के से एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार वो आप जरूर देखना, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली जो फोर्सेस हैं उनकी बात करेंगे। जैसे उस टाइम हमने प्रोजेक्टाइल में सीखा था कि यार एक पार्टिकल हमने फेंका, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था जिसने उस पार्टिकल को फेंका, कितना फोर्स हमको उस पार्टिकल को फेंकना पड़ेगा। तो जो भी फोर्सेस की बात होती है ना, वो हम डायनामिक्स में सीखने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल चैप्टर है आपके पूरे 11th-12th फिजिक्स का। तो बहुत ही अच्छे से इस प्लेलिस्ट को आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है इसको अपन शॉर्ट में एनएलएम बोला करेंगे। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि बेसिकली जो फोर्सेस हैं वो नेचर में किस किस प्रकार के होते हैं, और वो फोर्सेस कैसे कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ कहाँ हमको ये फोर्सेस देखने को मिलेंगे, ये जो वेराइटी ऑफ फोर्सेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको सारे पूरे जो प्लेलिस्ट आगे बनेगी इसके सारे वीडियोस में इससे हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स में हम जो भी बॉडी का मोशन हो रहा है उस मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस, और हम बोल सकते हैं कॉज ऑफ द मोशन। देन इसके बाद अपन को डिफाइन करना है कि इस संसार में कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहली फोर्स जो हमें हर दिन हर जगह देखने को मिलती है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है एग्जैक्टली? तो जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे को टच करते हैं, सपोज दो फिंगर्स एक दूसरे को टच करी है, या आपने पेन पकड़ रखा है, या आप मोबाइल पकड़ के बैठे हो, तो जब भी हम देखते हैं कि दो सरफेस एक दूसरे को टच करती है, तो अगर मैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं तो कोई भी सरफेस के आउटर में एटम्स होते हैं, या कोई भी सरफेस जो होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है, और एटम्स के बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप ये सोचो कोई भी सरफेस है वो पूरे एटम से मिलकर बनी है, और उसके बाहर बाहर तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, राइट। तो इस सरफेस पूरी, ये जो सरफेस है, ये जो फिंगर है, ये पूरी एटम से मिलकर बनी है, और इसके बाहर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली इस सरफेस पे भी बाहर सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो आप सोचो जब दो फिंगर्स को मैं टच कर रहा हूं, या कोई भी दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को भी छू सकता है? तो इसका आंसर है कभी नहीं छू सकता। मतलब ये जो एटॉमिक लेवल पे हम सोच सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो हम जब दो सरफेसेस को टच करते हैं, या दो सरफेस एक दूसरे को टच करती हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे दो चीजें कभी एक दूसरे को छूती ही नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर लेविटेट करती रहती है, बोले तो उड़ती रहती है। तो रियल लाइफ में ऐसा बोलोगे तो कोई भी आपको पागल बोलेगा, लेकिन थियोरेटिकली हम जैसे एटम्स के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं, तो साइंटिफिकली अगर बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई चीज एक दूसरे को नहीं छू सकती, बिकॉज हर चीज एटम से बनी है। एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, और एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली रिपेल करेगा। तो कोई भी दो सरफेसेस के बीच में जब ये कॉन्टैक्ट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट होती है बिकॉज ऑफ एटम्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे सपोज आप टेबल पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, या बेड पे लेटे हो, या आप जमीन पे खड़े हो, तो जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट करती हैं एक दूसरे से, तो हम वहां पे एक कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इस फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो नॉर्मल रिएक्शन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन सोच सकते हैं कि एक दोस्त अपना वो ऐसे जमीन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा जिससे उसको धरती माता अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसको अपन mg से बताते हैं, उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप सोचो वो बंदा जमीन में तो घुस नहीं जा रहा है, तो जमीन में घुस नहीं जा रहा है, इसका रीजन क्या है? ये जो जमीन है इसने उसको रोक के रखी होगी। तो जमीन ने इंसान पे भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखी होगी जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है।
तो होता क्या है, इस आदमी को धरती mg से नीचे खींच रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है, लेकिन क्योंकि ये बंदा जमीन में घुस नहीं जा रहा है, इसका मतलब जमीन ने भी इस बंदे पे कुछ ना कुछ एक ऊपर फोर्स लगा रखी है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जब भी कोई दो बॉडीज एक दूसरे को टच करती हैं तो एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक फोर्स जनरेट होती है, उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं एन बोले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द पर्सन जो भी खड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो नॉर्मल रिएक्शन कब आती है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो। इसके अलावा आप सोच सकते हो कि सपोज आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, तो आप सोचो इस रस्सी से आप एक चीज को खींच सकते हो। सपोज अगर मैं यहां से खींचूं तो ये हाथ मेरा धीरे धीरे आगे चला जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं रस्सी भी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फोर्स ट्रांसफर करती है। कैसे? खिंचाव के फॉर्म में, टेंशन के फॉर्म में, राइट। अगर मैं इसको खींचूं आगे तो ये जो हाथ है धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। या आप सोच सकते हो इसको मैं अगर इस पेन से बांध दूं और इस रस्सी को मैं धीरे धीरे आगे खींचूं तो पेन आगे भागेगा। तो अपन बोल सकते हैं मेरे हाथ का फोर्स इस रस्सी के थ्रू इस पेन तक आ रहा है। अच्छा, इस रस्सी में भी तो खूब सारे एटम्स हैं और हर एटम एक दूसरे पे फोर्स को ट्रांसफर करते हुए मेरा फोर्स इस पेन तक पहुंचा रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कोई भी रस्सी वगैरह में इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं, राइट। कोई भी रस्सी में जो फोर्स होती है वो उसको टेंशन फोर्स बोल सकते हैं, और ये टेंशन फोर्स भी वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर मैं सपोज एक दीवार से एक बॉल को लटका दूं, जैसे अपन बहुत सारे क्रिकेटर्स लोग घर में मोजे में एक बॉल डाल के प्रैक्टिस करते रहते ना, तो वहां पे भी आप सोचो वो रस्सी जो जुड़ी है वो रस्सी में टेंशन है, तो टेंशन इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दो फोर्स तो यही हो गए। अच्छा, इसमें एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप हर जगह फील करते हो। जब आप ठंडी में अपने हाथों को रब करते हो या जमीन पे वॉक करते हो तो हमें कुछ एक रेसिस्टेंस फील होता है, राइट। बोले तो फ्रिक्शन फील होता है। तो ये फ्रिक्शन भी कब आता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट करे। अगर दो बॉडी कांटेक्ट ही ना करे तो बीच में फ्रिक्शन कैसे आएगा भाई? तो फ्रिक्शन भी कांटेक्ट से आता है, और कांटेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो फ्रिक्शन भी वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो वैसे फ्रिक्शन के ऊपर अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, तो उसमें हम फ्रिक्शन पे प्रॉपर डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कहां कहां अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने मिलती है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है वो है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपन थोड़े से फेमिलियर तो है ही। हम धरती पे जो कूदते हैं तो वापस आ जाते हैं, या किसी पत्थर को फेंकते हैं या बॉल फेंकते हैं तो वो रिटर्न आ जाती है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो किसी भी बंदे पे या किसी भी बॉडी पे जो धरती माता mg फोर्स लगाती है, यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। या अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। जैसे अर्थ मून के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, सन अर्थ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कौन सी है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम mg से बताते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक प्रकार है, दूसरा प्रकार होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे अपन दो छोटे छोटे एग्जांपल्स पकड़ते हैं। सपोज हमारा एक दोस्त है जो इसके पहले जमीन पे खड़ा था, तो उस दोस्त का कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। कितने किलो का वो उसका बॉडी है वो उसका मास होगा, और उसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम जनरली 10 लेते हैं, या अच्छे से लें प्रॉपर ले तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करें तो उस बंदे का वेट आ जाता है। तो mg जो होता है वो वेट ऑफ द बॉडी होता है, वेरस m जो होता है वो मास ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, तो धरती माता जो उस मास को खींच रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के, वो वन ऑफ द एग्जांपल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल जो मैंने बताया अभी, अर्थ को मून खींचता है, तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो उसी की वजह से अर्थ मून एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, कभी घूमते रहते एक दूसरे के आजू बाजू। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल है। इसके अलावा दो और फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम 12th क्लास के वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे। उसमें से पहला जो है, मतलब तीसरे नंबर का जो हमारा फोर्स आता है, टाइप ऑफ फोर्स आता है, उसको अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी समझने के लिए आप इतना समझ लो, जैसे आप सोच सकते हो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। अब आप ये सोचो ना कि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता रहेगा तो भी आप सोचो न्यूक्लियस के अंदर वो एक साथ इकट्ठा होकर बैठे हैं। तो जैसे जैसे अपन हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आप सोचो कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लग गए। अब जब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स भी तो ज्यादा लगने लगेगी, राइट। तो ज्यादा रिपल्शन फोर्स होने की वजह से वो जो न्यूक्लियस है ना वो अनस्टेबल होता है। और आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस में से अल्फा, बीटा, गामा रेज या रेडिएशन निकलता रहता है। तो ये जो रेडिएशन निकलने का फिनोमिना है ना,
ये इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की ही वजह से है। बेसिकली ये जो प्रोटॉन है एक दूसरे के रिपल होके बाहर फूट फूट के निकलने लग जाते हैं, तो उसी से जो रेडिएशन फिनोमिना है वो हमें देखने मिलता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो कंसीक्वेंस है, जो रिजल्ट है, वो अपना रेडिएशंस है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस इस न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से निकलते हैं। तो रीजन अल्टीमेटली वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। देन फाइनली जो आखिरी टाइप ऑफ फोर्स है वो है अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी न्यूक्लियस में से जो रेडिएशन निकलते हैं वो अनस्टेबिलिटी की वजह से आते हैं, तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो रेडिएशन छोड़ने लग जाता है। अब आप इसी को एक और नजरिए से सोचो कि जैसे न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई एक और फोर्स जो है जिसने पकड़ के रखा है। प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करना चाहते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है इन दोनों प्रोटॉन्स को किसी तरीके से पकड़ के रखी। तो बोलने का मतलब ये है इन दो प्रोटॉन्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है उसको पकड़ के रखने के लिए एक और फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, आप सोच सकते हो, वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स है उनके बीच में रहती है। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन को भी एक साथ पकड़ के रखती है। तो आप ये सोचो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन कितना ज्यादा होगा, वो इतने पास बैठे हैं लेकिन उनको पकड़ के रखा किसने, न्यूक्लियर फोर्स ने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इस पूरे संसार का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी हराते हुए दो सेम चार्जेस को पकड़ के रखा है। वेयर एज अपन को पता है कि सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जैसा मैंने बताया कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। बोले तो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है उनको भी आपस में जोड़ के रखती है अट्रैक्शन की वजह से। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो नेचर में होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। उससे जो वीक होती है वो अपनी वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसा अपन ने बताया कि रिपल्शन की वजह से आता है, और रिपल्शन किस वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन के रिपल्शन की वजह से आ रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की हो गई, राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे वीक फोर्स होती है नेचर की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। बीच में कौन आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। और सबसे कमजोर सबसे वीक कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन क्या आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। तो सवाल ये है कि जो अर्थ है वो इतना बड़ा है और जो मून है वो भी बहुत बड़ा है, तो अर्थ मून को ग्रेविटी की फोर्स से पकड़ के रखा है, वेराज ये कितनी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं अर्थ और मून, राइट। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है। तो हम वीक किस सेंस में बोल रहे हैं, क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसका जवाब मैं अपने अगले वीडियो की स्टार्टिंग में जरूर दूंगा। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसे लगता है, कैसे फील होता है कि ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन अर्थ और मून के बीच में देखो ग्रेविटी दिखती है। वेराज छोटी छोटी चीज हम कॉन्टैक्ट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, जो कि ग्रेविटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, करोड़ों करोड़ों गुना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी के सामने। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये सब जो मोमेंटम है ये क्या होता है। सबको पता है कि मोमेंटम m/v आप बोलते हो, लेकिन मोमेंटम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। सो स्टे क्यूरियस और इन वीडियोस को देखते रहना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।